करना चाहूँगा। और करण भास्कर सूर्या जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। और जैसा कि करण जी हम बता रहे थे कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 नवंबर को वो 23 जनवरी को पैदा हुए थे, तो आज उनकी जन्मतिथि है। और नेताजी जैसा अद्भुत व्यक्तित्व देश में अब तक दूसरा उन जैसा तो कोई नहीं मिलता, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जितने तरह के तरीके हो सकते थे देश को आज़ाद कराने के, सब किए, किसी तरीके से परहेज़ नहीं किया। बस उनका एक ही मकसद था कि देश आज़ाद हो जाए, हम भारत के लोग आज़ाद हो जाएं, खुली हवा हमें सांस लें, और जो भी हमारी क्षमता है, हमारी पोटेंशियलिटी है, उसका पूरा इस्तेमाल हो। उसके लिए वो निरंतर काम करते रहे। बिल्कुल बाल्यकाल से ही वो उसी तरह से चिंतन में मनन रहते थे। जब और बच्चे खेल कूद में अपने को लगाते थे, उनका हमेशा गंभीरता के साथ देश की समस्याओं पर, समाज की समस्याओं पर सोचते रहते थे। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज चर्चा हल्की फुल्की होगी, क्योंकि इस पर बड़ी चर्चा कल होगी, क्योंकि कल इंडिया मीडिया काउंसिल की तरफ से भी प्रोग्राम है, और उनके प्रोग्राम में लीडरशिप पर ही है। तो नेताजी की लीडरशिप स्टाइल क्या थी आज, और भविष्य के जो लीडर्स हैं वो उनसे क्या सीख सकते हैं, ये सारे विषय हम लोग डिस्कस करेंगे कल पूरे तरह से। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो नेताजी को श्रद्धांजलि देने का और उनको नमन करने का, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और उसके बाद हम लोग वो छोटे छोटे मुद्दे, जो वो अनाथ बच्चा जो हमारे उपन्यास का हीरो रहा है, उसने अपने ज़िंदगी में जो उसकी समस्याएं आई, जो उसके मुद्दे आए, और जो और लोग उसकी ज़िंदगी में जो आए, उनकी चर्चा के दौरान उसने जो मुद्दे नोट किए या जो मुद्दे उसको लगे, उन सब को लिखता चला गया, अपनी डायरी में लिखता चला गया। तो वो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसने नोट किए, वो भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें अगर हल हो जाएं तो लोगों की समस्याएं कैसे हल हो जाएंगी। करीब 80 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, एक एक करके उस पर डिस्कस करेंगे हम, और आपको पसंद आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कभी न कभी इन पॉइंट से आप रूबरू हुए होंगे, और वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर मुद्दे आज़ादी के बाद भी वैसे ही पड़े हुए हैं, उनको छुआ तक नहीं गया है। तो इसलिए उन मुद्दों पर चर्चा ज़रूरी है। करण भास्कर सूर्या जी सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं, और शैलेंद्र सिंह जी, सुनील पांडे जी, संघर्ष तिवारी जी, राम गोपाल जी, प्रभाकर मिश्रा जी, सब लोग आ गए हैं। सबको नमस्कार। और आज के हम लोगों के 98वें प्रोग्राम में आज के बाद केवल 2 प्रोग्राम शतक में कम रह जाएंगे। कल 99वां होगा, और मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोगों के प्रोग्राम का 100वां अंक होगा। उसमें आप लोगों का विशेष बधाई और स्वागत रहेगा।
प्रभाकर जी ने भी वही कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न भूतो न भविष्यति, महात्मा गांधी न केवल अपनी नापसंदीकरण के साथ भी न्याय नहीं कर सके। प्रभाकर जी, ये सुनी सुनाई बात आप कह रहे हैं। गांधी जी सुभाष को कभी नापसंद नहीं करते थे, दिल से प्यार करते थे। स्टाइल दोनों की अलग थी और दोनों की अपनी आवश्यकता थी। भगत सिंह ने भी कहा है कि ये जो क्रांति है हथियारों के द्वारा, अब चूंकि हमारा जो जिससे हमको मुक्ति पानी है वो हथियार के माध्यम से ही भारत पर कब्जा किए हुए है, तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा आज़ादी के लिए। लेकिन जो क्रांति बंदूक से होती है वो अस्थाई नहीं होती। ये भगत सिंह के शब्द हैं। जो असली क्रांति है वो वैचारिक क्रांति है, जो गांधी जी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसके जो समझ में आया वो कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस करीब 20 साल तक से ज़्यादा कांग्रेस के लिए काम करते रहे, तो गांधी जी के स्टाइल में भी काम करते रहे, लेकिन जब उनको लगा कि इसमें सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो वह क्रांतिकारी तरीके से भी काम करने लगे, सेना की तरफ से तरीके से भी काम करने लगे, आज़ाद हिंद फौज और उस तरह से काम करने लगे। लेकिन दोनों की एक दूसरे में इज्जत कभी कम नहीं हुई। गांधी उतनी ही इज्जत करते थे सुभाष बोस की, और सुभाष बोस भी उतनी ही इज्जत करते थे। कल अगर आप प्रोग्राम देखेंगे तो कल मैं बताऊंगा उनके भाषण से सुन करके, सुभाष चंद्र जी के भाषण से सुन के बताऊंगा। उन्होंने भाषण में कहा है पूरी अपने आज़ाद हिंद फौज को कि अभी हम आपके लीडर हैं आज़ाद हिंद फौज के, लेकिन जिस दिन भारत आज़ाद हुआ और शीघ्र ही होने वाला है तो फिर गांधी आपके लीडर होंगे, वो जो कहेंगे आपको वो करना होगा। क्योंकि देश को चलाने के लिए सबकी जागरूकता की ज़रूरत है। वहाँ अहिंसा और सत्य से काम होगा, वहाँ हथियार से काम नहीं होगा। आप पढ़िए प्रभाकर जी, किसी की सुनी सुनाई बात पे मत चलिए। पूरा गांधी वांग में, पूरा सुभाष वांग में पढ़िए और उसके बाद फैसला करिए कि क्या वो नफरत करते थे। एक पट्टाभी सीतारामैया के उस वजह से आपने पूरा जजमेंट बना लिया। उसके पहले कांग्रेस ने ही उनको प्रेसिडेंट बनाया था 1 साल के लिए, दूसरे साल फिर जब चुने गए तो ये चूंकि वामपंथ की तरफ ज़्यादा थे, ये और नेहरू दोनों साथ साथ समाजवादी विचारधारा के ज़्यादा थे। और उस समय गांधी थोड़ा सामंजस्य तालमेल सभी लोगों को, पूरे देश के लोगों को चलना था। कांग्रेस में नरम दल गरम दल सबको था, तो काम इसलिए कहीं हमारा जो वैचारिक क्रांति वाली बात है वो रुक न जाए, हम पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हथियार पे ना आ जाए। उस सामंजस्य की वजह से गांधी ने ऐसा किया होगा। इसलिए पहले बिना पढ़े हुए ऐसा मत करिए कि गांधी उनसे नफरत करते थे या सुभाष गांधी से नफरत करते थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। आप नेहरू का जो पहला वक्तव्य है जो 16 अगस्त 1947 को लाल किले से उन्होंने दिया है, पहला नाम अगर उन्होंने किसी का लिया है तो महात्मा गांधी का नहीं, सुभाष चंद्र बोस का लिया है। वो कल मैं उसको पढ़ूंगा। आज तो दूसरा उन सब चीज़ों पे, उन मुद्दों पे जो आम आदमी के हैं उस पर चर्चा करना है। कल मैं उसको पढ़ूंगा, वो वक्तव्य भी पढ़ूंगा। कल बहुत सारी चीज़ें चर्चा होंगी, केवल और केवल बोस पर ही चर्चा होगी। तो इसलिए कोई पूर्वाग्रह मत रखिए, कोई विचारधारा ऐसी मत बनाइए। दोनों का मकसद हिंदुस्तान की खुशहाली था, बिल्कुल शुद्ध मन से, गांधी का भी और बोस का भी। गांधी भी पूरे भारत को एक रखना चाहते थे और बोस भी पूरे भारत को एक रखना चाहते थे। गांधी भी जात पात में विश्वास नहीं करते थे, बोस भी जात पात में विश्वास नहीं करते थे। धर्म पर आधारित बंटवारे के दोनों खिलाफ थे। दोनों के जो अंतिम लक्ष्य है एकदम एक था, बिल्कुल उसमें जरा भी अंतर नहीं था। तो इस तरह का भ्रम मत पालिए और भ्रम मत फैलाइए, नहीं तो देश को उस भ्रम फैलाने की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब समय नहीं है, समय जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए लोग जो चाहते हैं मन में लिखते हैं। पहले उसको पढ़िए, अध्ययन करिए।
तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे उपन्यास का विन 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 द ऑर्फन वे का जो हीरो है वो एक अनाथ बच्चा है। उस अनाथ बच्चे ने अपने जिंदगी में तथा उसके परिचय में, उसके संपर्क में, उसके पूरे जिंदगी में जितने लोग आए हैं सबकी समस्याओं को नोट करता चला गया एक डायरी में, एक झोले में कह लीजिए। और वो छोटी सी कविता मैंने एक दिन सुनाई भी थी। वहीं से बात शुरू करते हैं। आज हम लोगों का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उनको चरणों को नमन करते हैं, उनके पूरे कर्तव्य को नमन करते हैं, उनकी भावनाओं को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से। कल विस्तार से केवल और केवल उन्हीं पर चर्चा होगी और कोई चर्चा नहीं रहेगी। कल 99वां अंक है तो केवल सुभाष जी पर चर्चा रहेगी। और उसके बाद 26 जनवरी को मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस की, और गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो और संविधान को जन जन तक पहुंचाने का ही हमारा क्रूसेड है, हमारी जिंदगी का मकसद है। तो इसलिए 100वें अंक पर हम लोग केवल संविधान की चर्चा करेंगे। इस समय अब हम लोग उस भोले भाले अनाथ बच्चे जो अनाथालय में पड़ा है, जिसको अपना जाति धर्म कुछ नहीं पता है, और इसीलिए शुरुआत में तो वो भारत तक ही सीमित रहा, लेकिन वो अपने को धरती पुत्र ही मानता रहा, इसलिए पूरे धरती के बारे में भी सोचता रहा। उसकी वसुधैव कुटुंबकम की भावना अंडरलाइन कहीं ना कहीं उसके मन में थी। और एक चीज जान लीजिए कि कोई राष्ट्रभक्त वो हो ही नहीं सकता जो धरती भक्त ना हो। जो भी कहता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूं और धरती का भक्त नहीं है, वो कैसी बात है। आपके हमारे उंगली के भक्त हो सकते हैं और हमारे भक्त नहीं। वैसे मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मेरा भक्त बने, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। तो भारत एक धरती का अंग है, तो अगर हम धरती की वेलबींग नहीं सोचेंगे तो भारत की वेलबींग कैसे होगी। भारत तभी खुशहाल होगा जब पूरी धरती खुशहाल होगी। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। कोई भी कहता है कि अगर वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा तभी जब हम केवल राष्ट्रभक्त हो जाएंगे, तो नहीं, धरती माँ के बारे में भी सोचना होगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है, धरती में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरा जीवंत सिस्टम है। और केवल हिंदुस्तान की ही आजादी की बात नहीं है, हर देश की आजादी की बात लोग कर रहे थे। सुभाष बोस अगर लड़ाई की बात कर रहे, लड़ाई भी लड़ रहे थे, तो केवल हिंदुस्तान की नहीं, सारी दुनिया की आजादी के बारे में। और हमारे संविधान के जो निर्माता हैं, उन्होंने केवल हिंदुस्तान की वेलबींग के लिए संविधान नहीं बनाया। उस संविधान में ये भी लिखा है धारा 51 में कि पूरी धरती खुशहाल हो, दुनिया के सारे लोग खुशहाल हो, हम धरती के लोग, और हर जगह शांति हो और खुशहाली हो। तो हमको पूरे अपनी दृष्टि को संकुचित नहीं रखना होगा। जहां भी हमने संकुचित किया तो खुशी हो चाहे अच्छाई हो, यह द्वीप या आइलैंड नहीं हो सकता है, यह महासागर ही हो सकता है। और एक दिन मैंने बताया अभी तक, ताजगी का मतलब सबसे जुड़ाव है। पूरी धरती से जो हवा घूम के आती है वो ताजी होती है, और जब एक कमरे में बंद कर दीजिए तो वो सीलन भरी हो जाती है, बदबूदार हो जाती है, या घुटन भरी हो जाती है। तो आजादी का मतलब है कि पूरी धरती के सारे लोगों की आजादी, और उसमें फिर हमारा देश भी है, हमारे देश को भी आजाद होना है। राष्ट्रभक्त वही होगा जो धरती भक्त भी होगा और राष्ट्रभक्त भी होगा। मेन थ्योरम धरती भक्ति की रहेगी और राष्ट्रभक्ति एक कोरोलरी रहेगी। तो वो भाव वो सुभाष बोस में भी था। आप उनका पूरा लिटरेचर पढ़ जाइए। कल और आज मैंने उनको बहुत पढ़ा है, पहले भी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है, लेकिन कल और आज भी बहुत पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे ज्यादा प्रभाव सुभाष जी पर था वो विवेकानंद का था, और विवेकानंद भी मेरे फेवरेट हैं। तो इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुभाष कैसे बने, उनकी विचारधारा कैसे बनी। तो बाकी चर्चा तो कल होगी ही,
आज हम आपकी तरफ से, अपनी तरफ से उनको नमन करते हैं। और आज वो छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने रखते हैं जो अनाथ बच्चा अपनी डायरी में लिखता जाता है, और जब मौका मिलता है ज़िंदगी में एक संस्था के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो कैसे उस पर काम करता है, कैसे उन सबको लाता है धरती पर, वो सारी समस्याएं कैसे हल करता है। पहले तो उन मुद्दों को जान लें कि जो उसने महसूस किया है पूरे भारत के लोगों के रूप में, क्योंकि वो जिनसे भी मिला हर जगह नोट करता रहा, और शायद उस तरह की समस्याएं दुनिया में भी जहाँ जहाँ हो उसको भी दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। कल मीडिया काउंसिल की तरफ से हम लोगों का प्रोग्राम होगा, वही लीडरशिप का, नेतृत्व का, जिसमें पूरा सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप स्टाइल, बारीक बारीक चीज़ें उनकी लीडरशिप के बारे में आपके सामने खूब मज़ा आएगा आपको डिस्कस करने में। नीरज कुमार जी भी आ गए हैं जो मीडिया काउंसिल के इस समय प्रभारी हैं। पुरुषोत्तम जी भी आ गए हैं, भूपेश कुमार जी, छात्र नेता सिंघम यादव जी, ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी, भारद्वाज शिवशरण जी, हरि भाई पटेल जी, प्रकाश जी, चेतन चेट्टा प्रशांत जी, गजनफर अली खान जी, सभी लोगों का स्वागत है। तो उस मुद्दे के बारे में मैंने वो एक छोटी सी कविता सुनाई थी एक दिन आपको, कि वो अपनी डायरियाँ एक झोले में लिख लिख करके रखता गया, और उसके बाद जिस समय उसने वो झोला खोला और वो समस्याओं का पूरा पुलिंदा या लिस्ट निकाला और उस पर काम करना शुरू किया, तो उसके साथ साथ वो एक छोटी सी कविता लिखता है। वो कविता से फिर उसके बाद एक एक करके सारे मुद्दे आपके सामने रखेंगे। तो मैं अपने झोले में रखता चला गया, रखता चला गया, मैं अपने झोले में रखता चला गया, रखता चला गया अपनी समस्याएं तथा अपने मुद्दों को, अपने सपनों को, तथा दूसरों की समस्याएं और दूसरे के मुद्दों को, दूसरे के सपनों को। और जब मेरा झोला पूरी तरह से भर गया, अब उसमें और कुछ नहीं रखा जा सकता था या डाला जा सकता था, तब मैंने उसे खोला, सबको दिखाते लहराते खोला। अद्भुत आश्चर्य, लेकिन अद्भुत आश्चर्य हुआ। समस्याएं समाधानों या हलों में बदल गए थे और सपने यथार्थ में बदल गए थे। अगर आम आदमी के सारे सपनों पर ही चर्चा हो, उसी पर काम हो, तो सबके सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन असली समस्या यही है अब तक की लीडरशिप की यहाँ पर हिंदुस्तान में, कि उन समस्याओं को फोकस करने की जगह पर हमारे जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उसको हमने फोकस कर दिया। हमने लोगों की समस्याओं की जगह पर एक गुटों पर या समूहों पर फोकस करना शुरू कर दिया, जातियों पर, धर्म पर, अपने समूहों पर, अपने क्षेत्र पर, अपनी भाषा पर, और अपने तरह तरह के और वेस्टर्न निहित स्वार्थ पर। लेकिन सबकी समस्याओं को मिलजुल करके एक साथ सब कैसे खुशहाल हों, असीमित भाव से, असीमित संवेदना से, वो नहीं किया। तो जो इन सारे अपने झोले से उसने जो मुद्दे निकाले और उस पर जो लिखना शुरू किया, तो वो फेरिस्त इस तरह से बनी। प्रत्येक बच्चे को सम्यक शिक्षा का पूरा अवसर, जिससे उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को फलने फूलने का अवसर मिल सके। गरीब बच्चों के शिक्षा का दायित्व व्यवस्था और सरकार का होगा। सभी गरीब बच्चों के, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देश की धरोहर हैं, धरती की धरोहर हैं। माँ बाप के माध्यम से वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो भारत माँ की भी संतान है और धरती माँ की भी संतान है। तो इसलिए भारत और जो व्यवस्था है, चाहे भारत माँ की हो चाहे धरती माँ की हो, भारत माँ की व्यवस्था अभी देश की है और धरती माँ की व्यवस्था जो
तमाम सारे देशों के मिलजुल करके जो संस्थाएं बन रही हैं पूरी धरती की, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, सारे देशों के एक जो पंचायत है, या वर्ल्ड बैंक हो, जो भी हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी है कि बच्चे पूरी धरती और पूरे देश के हैं कि एक भी बच्चे को उसमें जो छिपी प्रतिभा है उसको खिलने से न रोका जाए, या ऐसा माहौल मिले कि हर बच्चे में जितनी क्षमता है वो प्रस्फुटित हो। तो चांद के उस टीचर का वो किस्सा भी याद करिए। तो प्रत्येक बच्चे को सम्यक शिक्षा का पूरा अवसर, जिससे उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को फलने फूलने का पूरा अवसर मिल सके। गरीब बच्चों की शिक्षा का दायित्व सरकार का होगा, व्यवस्थाओं का होगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति चाहे गांव, कस्बे या शहर का हो, उसे उत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एलोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी और तिब्बतन दवाओं की सभी पद्धतियों को मिलाकर एक समेकित एवं बहुआयामी प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को मिलाकर एक समेकित बहुआयामी चिकित्सा पद्धति विकसित की जाए। इसके लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड अनुसंधान, सबको एक दूसरे से जोड़ने का, और सारे को मिला करके, किसी मर्ज में कोई बहुत काम करता है, किसी मर्ज में कोई पैथी काम करती है, तो सबको मिला के जो बेस्ट है। दरअसल अभी तक भले ही जब हम देश को सेंटर मानेंगे या किसी क्षेत्र को मानेंगे, तो हम कहेंगे ये आयुर्वेद हमारा है, वो कहेंगे एलोपैथ हमारा है, वो कहेंगे यूनानी हमारा है, और उसी आधार पर ट्रीटमेंट करने लगेंगे। दोनों को मिलाने की बात नहीं करेंगे। और दरअसल एक मेडिकल साइंस ऐसा होना चाहिए, स्वास्थ्य रखने का साइंस ऐसा होना चाहिए कि डॉक्टर को इंटीग्रेटेड थ्रेड सब आना चाहिए। ऐसे हमें भविष्य में ऐसे डॉक्टर तैयार करने हैं जो सारी पैथीज के सिद्धांत जाने, सब में एक्सपर्टाइज करें। छोटे छोटे लेवल पे तो बेयरफुट वाले, तो मैंने कहा था उस दिन कि गांव में 8th और 10th और 12th तक ऐसा पढ़ा दीजिए कि वो मोटी मोटी बातें स्वास्थ्य के बारे में जान लें। लेकिन जो डॉक्टर्स बने वो सारी पैथीज के बारे में बेसिक नॉलेज रखें। उसके बाद स्पेशलिस्ट जो हों वो अलग हों, एलोपैथी के भी हों, इसके हों, सबको। क्योंकि अगर मतलब अमेरिका आज इस बात के लिए परेशान है, अमेरिका जब जाता हूँ वहाँ डॉक्टर्स और तमाम बड़े बड़े जो दोनों साइड जो मरीज हैं और जो डॉक्टर्स हैं, सबसे बड़ा वहाँ संकट है। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद के प्रभाव की वजह से नाड़ी देखना डॉक्टर्स जानते थे। अमेरिका में नाड़ी देखना डॉक्टर्स नहीं जानते, उनको ये नहीं सिखाया जाता जो एलोपैथी का एक्सट्रीम हो गया है। वो केवल मशीनों पर विश्वास करते हैं। और हमारे बड़े भाई साहब खुद वहाँ डॉक्टर रहे हैं, 80 साल के हो गए हैं और कार्डियोलॉजी के हेड रहे हैं, कैथ टेक्नोलॉजी के पायनियर्स में रहे हैं। उनसे जब बात होती है तो अमेरिकन मेडिकल सिस्टम का सबसे बड़ा दुखद पहलू ये है कि अपनी आंखों पर डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहा है। और इतना कई बार हुआ है जब भाई साहब ने कहा कि हमारा फिजिकल जो अपनी अनुभव और आंखों का ऑब्जर्वेशन ये है कि इसको ये मर्ज है, भले भी टेस्ट कुछ और कर रहे हो, और बाद में वही साबित होता है। तो जो अपनी आंखों का अल्टरनेटिव या विकल्प कोई मशीन नहीं हो सकता है। मशीन आपको हेल्प कर सकता है। दूसरी बात यह है कि हर शरीर की संरचना एक जैसी होते हुए भी अलग अलग है। वो मशीन वो विभिन्नता नहीं जानता है। वो मार्जिन, वो पहचान कोई अनुभवी डॉक्टर ही कर सकता है। तो जब सारी पैथीज को मिला करके हम इंटीग्रेटेड डेवलप करेंगे तो वो बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, जिसमें नेचुरोपैथी भी होगी। नेचुरोपैथी तो सबसे ज़रूरी है, जिस पर गांधी जी बहुत ज़्यादा जोर देते थे। केवल मिट्टी के लेप और मिट्टी के संपर्क से कितनी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, वो अद्भुत है। आज सूर्य की रोशनी, उसकी कमी से विटामिन डी की कमी और क्या क्या होता है। तो इसलिए सम टोटल में अब एक इंटीग्रेटेड थेरेपी जरूरी है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। यही सेकंड पॉइंट है उसका। फिर एक कानून बनाया जाएगा जिसके द्वारा सभी चिकित्सकों को निर्धारित औषधियों को साफ साफ व सुस्पष्ट अक्षरों में या फिर बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा।
ये मेरा नॉवेल 97 में से लिख रहा हूँ, और इसमें कई सारी तो अपनी डायरियों की भी चीज़ें भी हैं। तो आज से 30-40 साल पहले ही ये मुझे लगा था कि ये डॉक्टरों को लिखने की, प्रिस्क्रिप्शन लिखने का, ये सब जो सिस्टम है ये बदलने की ज़रूरत है। एक कानून बनाया जाएगा जिसके द्वारा सभी चिकित्सकों को निर्धारित औषधियों को साफ साफ व सुस्पष्ट अक्षरों में या फिर बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा, जिससे कि सभी उसे पढ़ सकें, समझ सकें। ये बहुत जरूरी है। अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सकों को सजा हो दी जाएगी, एकदम स्पष्ट। और जो फार्मूला है, क्या दवा लिख रहे हैं, बहुत जगह तो इवन दूसरे पैथीज की सबसे बड़ी कमी तो ये है, उनको भी एट पार आना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी में। तमाम सारे वैद्य या डॉक्टर के या होम्योपैथ के पास जाइए तो दवा नहीं लिखते, 1, 2, 3 नंबर लिख देते हैं, उसी समझते हैं, अगली बार पेशेंट आएगा फिर वही दवाई देंगे। पेशेंट को जानना चाहिए कि कौन सी दवा दी जा रही है, चाहे जिस पैथी का हो, एकदम ट्रांसपेरेंट, खुला हुआ। तीसरा बिंदु, इसमें बिंदु तो बहुत है, 80 से ज्यादा है, जितना आज हो जाए 6:30 बजे तक, इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगी कि किस किस तरह के मुद्दे टेकअप करने चाहिए व्यवस्थाओं को, जो आम आदमी को दिल से खुशी पैदा करेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। किसानों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। महान कवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा है कि अगर धरती पर एक व्यक्ति के लिए खाना उपलब्ध नहीं है, वो भूखा रहता है, तो पूरे विश्व को नष्ट कर देना चाहिए। किसानों तथा गरीब परिवारों द्वारा की गई आत्महत्याएं राष्ट्रीय शर्म की बात है। किसी भी कीमत पर ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। किसानों को उस परिस्थिति तक पहुंचने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे जहां उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा न हो। इसके लिए किसानों को तत्काल एवं सहजता पूर्वक खाद, बीज, पूंजी तथा अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी पाया गया है कि प्रायः आवश्यकता न होने पर भी खेतों में खाद डाले जा रहे हैं। इसके लिए देश के सभी विद्यालयों में, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों चाहे मिडिल, जब वो शिक्षा में वह सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि बच्चे खुद टेस्ट कर सकें 10-10 रुपए के टेस्टिंग किट पे, तो ये समस्या हल हो जाएगी। आवश्यकता न होने पर भी खेतों में खाद डाले जा रहे हैं। इसके लिए देश के सभी विद्यालयों में भूमि की जांच संबंधी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसे पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य अंग बनाया भी जाएगा, 6, 7, 8 तक के पाठ्यक्रमों में भी। गरीबी सीमा के नीचे रहने वाले परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें उचित आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आधारभूत सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर उचित जोर दिया जाएगा। यह पाया गया है कि कई स्थानों पर हमने आधारभूत सुविधा स्थापित तो किए हैं, पर उसका उचित प्रयोग नहीं हो रहा है। तमाम सारे मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी संस्थाओं में तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन अगर हमने उसके लिए आदमी तैयार नहीं किए हैं या संवेदनशीलता लोगों में नहीं भरी है, तो वो इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ बंद पड़े हुए हैं करोड़ों के, चाहे वो ऑपरेटर नहीं है या जानबूझ करके रखा हुआ है। और सामने उस मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के सामने प्राइवेट तमाम सारे लोग इंस्ट्रूमेंट लगाए बैठे हैं, वहाँ से जा करके टेस्ट हो रहा है या उसका उपयोग हो रहा है। ये बंद होना चाहिए, प्रैक्टिस बंद होना है। अगर इंस्ट्रूमेंट आ गया है तो उसके लिए ट्रेन पर्सन्स पहले से तैयार करके रखे जाएं, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट अनायास ऐसे ही ना पड़ा रहे। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं के सृजन और उनके प्रयोग के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित करना है। सर्वोत्तम सड़कों का निर्माण किया जाएगा तथा उसके रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आजकल यह आम प्रवृत्ति हो गई कि बेहतर सड़कों का बार बार मरम्मत किया जाता है। आपने कितनी बार अनुभव किया होगा कि वही सड़क जो बहुत अच्छी बनी हुई है उसी को फिर हर साल रिपेयर करते हैं, और जो दूर दराज की हैं उनको छूते तक नहीं। सर्वोत्तम सड़कों का निर्माण किया जाएगा तथा उनके रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। आजकल यह आम प्रवृत्ति हो गई है कि बेहतर सड़कों का बार बार मरम्मत किया जाता है तथा जो वास्तव में खराब तथा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जैसे उप सड़क,
अंदरूनी सड़क तथा गलियां, उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। हम इन उपेक्षित सड़कों को देखभाल करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार नई सड़कें भी बनाएंगे। ये वो अनाथ बच्चा अपनी डायरी में लिख रहा है। बेहतर सड़कों की अनावश्यक मरम्मत नहीं की जाएगी और एक स्क्वाड हर ब्लॉक लेवल पे या हर तहसील लेवल पे या हर एक ऐसी यूनिट जो मैनेजेबल हो, उस लेवल पर एक स्क्वाड तैयार रहेगा कि किसी भी सड़क पे कोई खराबी होने की कंप्लेंट होने पर 24 घंटे के अंदर उसे एकदम ठीक करना होगा। ये नहीं कि हमने अनाउंस कर दिया कि सारी गड्ढा सड़क पूरा प्रदेश या पूरा देश गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कार्यप्रणाली अगर आपने नहीं तैयार की तो कैसे गड्ढा मुक्त हो जाएगा? जब तक ये स्क्वाड नहीं बनेगा और हर कंप्लेंट को 24 घंटे के अंदर होना होगा, इसके लिए पर्सनली वॉच करना होगा, भेष बदल बदल करके जाके वॉच करना होगा। मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कभी कभी एक आम आदमी के रूप में जा करके चीजें देखनी होंगी, चाहे रात में भेष बदल करके। केवल एक ही प्रधानमंत्री है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, जिसने ये भेष बदल करके जाके ऑफिसों का हाल देखा था, चौधरी चरण सिंह। और पहले ये तो लोकतंत्र है, हमने सेवक चुने हैं, वो सेवक जा करके नहीं देख रहे हैं। और जब राजशाही थी तो राजा बेचारे अपना भेष बदल बदल करके जा करके रात में देखते थे पुराने कितने राजाओं के ऐसे किस्से आते हैं। तो हमारा जो ये लोकतंत्र है आज वो राजतंत्र से ज्यादा गया गुजरा हो गया है, इररिस्पॉन्सिबल हो गया है, इसीलिए उसको बदलने की बात है। बड़े कारखानों खासकर चीनी मिलों के आसपास ट्रकों के बार बार आने जाने से सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। भविष्य में कारखानों के 5 किलोमीटर परिधि में रास्तों के रखरखाव की आंशिक जिम्मेदारी संबंधित कारखाने की होगी। इस सीमा तक रास्तों के रखरखाव पर किए गए व्यय के कुछ प्रतिशत उस कारखाने को देना पड़ेगा, क्योंकि उस कारखाने की वजह से अगर सड़कें खराब हो रही हैं तो उस कारखाने को एक सर्टेन प्रतिशत देना जरूरी होना चाहिए, ताकि यह मेंटेनेंस का जिम्मेदारी हो, कोई ना कोई जिम्मेदारी उस कारखाने को देना होगा। देश समाज क्षेत्र और प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार सभी आधारभूत सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, परियोजना तथा निर्माण का काम किया जाएगा। वर्तमान में जहां जैसी जरूरत है उसके अनुसार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं तैयार की जाएंगी। आज क्या हो रहा है, आज नेताजी जो मंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, वह सब कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा कराना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री एक जिले के हैं तो वहीं पर सब कुछ हो जाएगा, वहीं पे एम्स भी खुल जाएगा, वहीं पर चिड़ियाघर भी खुल जाएगा, वहीं पर अभयारण्य भी खुल जाएगा, वहीं पर इंस्टीट्यूशंस तमाम सारे खुल जाएंगे, सब कुछ वहीं हो जाएगा। जैसा कि अब उसके अलावा वो उस क्षेत्र के ही, जैसे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री हैं, बस उस क्षेत्र के, उस जिले के, ये खत्म होना, जहां जिसकी जरूरत हो। और जब वो हटते हैं मुख्यमंत्री से तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, बड़ा ट्रेजिक स्थिति होती है। फिर वहां पर केवल जानवर ही रखे जाते हैं, वहां ज्यादातर उसका उपयोग हो ही नहीं पाता, क्योंकि बाकी लोगों के लिए वहां आना जाना और उन सुविधाओं का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। हम तमाम ऐसे मेरे अपने अनुभव हैं, कितना मैंने देखा अपनी आंखों से। एक मंत्री जी हैं तो अपने ही क्षेत्र में उन्होंने एक कारखाना भी लगवा लिया, भले ही ना वहाँ रॉ मटेरियल था, ना वहाँ उसकी डिमांड थी, लेकिन उनके क्षेत्र में है और वो प्रोजेक्ट कहीं से वर्ल्ड से बैंक से या जहाँ से भी आया तो बस अपने क्षेत्र में लगवा लिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेशनल इम्पोर्टेंस के वहाँ जा कर के रखवा दिया, जबकि वो किसी तरह से वो उचित नहीं है। तो किसी क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब, वहाँ की जनता की ज़रूरत के हिसाब से वहाँ से पूछ करके उसके अनुसार लगाया जाए, ना कि इस तरह से बस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। भले ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी ने आपको जिताया, लेकिन आप देश हित पहले देखिए, ज़रूरत लोगों के पहले देखिए। आप हम भारत के लोग के लीडर हैं, ना कि किसी के सारे टैक्स पेयर्स के मनी को एक जगह पर जिसकी ज़रूरत जहाँ नहीं है वहाँ कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स की मनी को टैक्स पेयर से पूछ करके उसका इस्तेमाल करिए।
विभिन्न परियोजनाओं का चयन तथा कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे सरकार बदल जाने पर भी परियोजना या परियोजना के महत्व पर प्रभाव न पड़े। ये पार्टी लाइन पे परियोजनाएं बनाना, ये तो कभी मतलब समझ में आ ही नहीं सकता है। सरकार का पैसा नहीं है, पैसा जनता का है। जब हमने सेवक चुने हैं, सरकार भी सेवक है, तो जिस जनता का पैसा है, जनता तो बदलेगी नहीं, उसकी जरूरतें नहीं बदलेंगी, तो फिर परियोजना बदलने की सरकार के आने जाने से क्यों होता है? इसका मतलब कि वो जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं, वह सरकार में जो लोग बैठे हुए थे उनकी जरूरत के हिसाब से हो रहा था। अगर लोगों की जरूरतें वही हैं, लोगों के दिए गए टैक्सेस से ही होना है, तो सरकार तो जो लोगों की जरूरतें हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए है, फैसिलिटेट करने के लिए है, न कि अपनी जरूरत, सरकार की अपनी जरूरत के हिसाब से या नेताओं या मंत्रियों या अधिकारियों की अपनी जरूरत के हिसाब से। ये भेद समझना होगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो ये पैसे का जो बर्बादी हुई है वह रुक जाएगी। वो जो कभी राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपए दिल्ली चलता है तो 14 रुपए अंतिम टारगेट तक पहुंचता है, उसमें ये शामिल नहीं है। अगर गलत योजनाएं क्षेत्र में कर दी गई जहां उनकी जरूरत नहीं है, ये भी उसी 14 में पहुंचने वाले में है। 86 तो ये साइड लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं, वो तो और चले जा रहे हैं। तो कितने तरह से नेशनल वेस्टेज हुआ है, और इसीलिए देश अब तक जितने योजनाएं चली और या जितना पैसा खर्च किया गया, अगर सही इस्तेमाल हुआ होता तो हम आज दुनिया के टॉप देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे होते। लेकिन हमारा मतलब हम संसाधनों को बर्बाद करने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम दुनिया में टॉप पे हैं, इसको ठीक करने के लिए काम करना होगा। तो विभिन्न परियोजनाओं का चयन तथा कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाएगा जिससे सरकार बदल जाने पर भी परियोजना या परियोजना के महत्व पर प्रभाव न पड़े। एक छोटा सा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का लिया जा सकता है। पतली सी सड़क है, उसमें भी दोनों तरफ साइकिल पथ बना दिया गया। एक सरकार आती है तो साइकिल पथ बनाती है, जिसमें टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया खरबों रुपया चला गया। अरे कोई भी दूसरी सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है, जब सड़कों पे सामान्य तरह से चलने की सुविधा नहीं है, वहां आपने साइकिल पथ बना दिया, तो जो दूसरा उसको हटाना ही हटाना पड़ेगा किसी और सरकार को। अब वो जो हटा रही है वो भी अरबों खर्च कर रही है। मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कौन पहले करे, और जनता से डिस्कस करके करना है। और जो साइकिल पथ बनाया गया, इतना प्रैक्टिकल थोड़ी दूर तक बनाया गया, फिर उसको नीचे किया गया, फिर ऊपर किया गया। कोई भी साइकिल वाला साइकिल से चला नहीं होगा साइकिल पथ पर, वो मेन सड़क पर ही बेचारे को रास्ता मिला होगा, साइकिल पथ है ही नहीं। अब वो पता चला कि साइकिल पथ ऊंचा है, फिर एकाएक उसमें गड्ढा है, फिर थोड़े देर गड्ढे के बाद फिर ऊंचा हो गया, कोई चल ही नहीं सकता था। और किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि इस पर साइकिल नहीं चल सकती। तो ऐसा तो नहीं कि एक सरकार के समय वो आवश्यकता थी और दूसरी सरकार के समय वो साइकिल पथ आवश्यकता नहीं रहेगी। इसकी स्टडी होनी चाहिए। ये सरकार को केवल फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, और जनता की राय से, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से पूछ करके कि आपको क्या चाहिए। हमारा ऐसा विश्वास है कि यद्यप चयन तथा निर्णय बहुसंख्यकों के द्वारा किए जाएंगे, परंतु सभी के समर्थन तथा सहयोग के सभी हित के लिए काम करना होगा। ये जिनको भी हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, ये भले ही 50%, 60%, 30% पब्लिक चुनती हो, लेकिन जीतने के बाद ये 30% के प्रतिनिधि नहीं है, वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं। इस भाव को घुट्टी की तरह से पिलाना होगा सभी अपने सेवकों को, और चुनाव वोट देते समय कहना होगा कि जो भी जीते वह हम सब के प्रतिनिधि हों। नहीं तो अगर 25% वोट से अगर जीते और उन्हीं के प्रतिनिधि हो गए, तो फिर दूसरा आएगा अगली बार तो वो पहले के सारे काम मिटाएगा, वही समस्या।
तो वो जब सबके प्रतिनिधि होंगे, सबसे राय लेके काम करेंगे, तो फिर अगले को हटाना और बिटाना नहीं पड़ेगा। उसको काम, एक ईंट उसने रखा तो एक ईंट और रखी इसने रखा, इस तरह से देश का निर्माण होगा या क्षेत्र का निर्माण होगा। और नहीं, एक ईंट रखेगा, दूसरा उखाड़ेगा, फिर तीसरा रखेगा, इस तरह से देश नहीं चल सकता। ये लोकतंत्र का अनुभव अभी तक का हम लोगों का बहुत ही खतरनाक और भयावह रहा है। इसको ठीक करने की जरूरत है। यदि हम राजनीति में होंगे पर अराजनैतिक लोकनीति करेंगे, अर्थात सभी नागरिकों के साथ चलेंगे, सभी की संस्था रहेगी, यह देश के पर्यावरण तथा इसके सभी नागरिकों के हितों की सोचेगा और इसके लिए कार्य करेगा। वह संभव अपनी डायरी में लिख रहा है कि हमारी जो संस्था बनने जा रही है यह कैसे काम करेगी। हम लोग, हमारी संस्था अगर चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेगी तो लड़ना शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, भाग लेंगे। विजय के पश्चात प्रत्याशी न तो विजय का जश्न मनाएंगे और न ही जुलूस निकालेंगे, न ही पटाखे, आतिशबाजी, इस तरह कोई चीज। वो मेरे ही गजल का एक शेर है कि जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा, जब भी मैं जीता हारने वालों के साथ रहा, जीत की खुशी कभी मैंने मनाई नहीं है, जीत की खुशी कभी मैंने मनाई नहीं है। जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं। ज्ञान तथा सूचना का पूर्णतः उपयोग किया जाएगा। हमारे विपक्ष के लोग या प्रत्याशी जिनकी सोच अलग है, उन लोगों के पास भी महत्वपूर्ण ज्ञान, सूचना या तकनीक हो सकती है। समाज तथा क्षेत्र की उन्नति के लिए उनका भी उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र के विकास के लिए न केवल समस्त संसाधनों बल्कि समस्त उपलब्ध ज्ञान का भी उपयोग किया जाएगा। जो हमारा किसी वजह से पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन उसके पास जो ज्ञान है, जो लोगों के समस्याओं का ज्ञान है, उसका भी अगर हम उपयोग करें तो अधिक लोगों की समस्याएं हल होगी। और हमारा उद्देश्य तो सबकी समस्याओं को हल करना होना चाहिए। अतः हम एमपी तथा एमएलए निधियों का उपयोग एक व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर न करके उस क्षेत्र में उपलब्ध संपूर्ण ज्ञान के आधार पर किया जाएगा। यह देखा गया है कि एमपी तथा एमएलए निधियों का प्रयोग एमपी तथा एमएलए द्वारा उस क्षेत्र की आवश्यकता आधार पर न करके व्यक्तिगत इच्छा के आधार पर किया जाता है। एमपी तथा एमएलए लोगों की अक्सर यह प्रवृत्ति देखी गई कि वे उन क्षेत्रों में काम नहीं करना चाहते जहां एक बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है। यद्यपि इस निधि में दी जाने वाली राशि सभी के लिए है, सभी टैक्स पेयर्स की राशि ही उन्हें सबके लिए काम करने के लिए दिया जाता है। यह भी सुना गया कि अनेक एमपी तथा एमएलए तथा उनके सहयोगी इस निधि से अपना कमीशन लेते हैं तथा केवल मात्र उनके करीबी लोग ही ठेका ले पाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि न केवल विजयी प्रत्याशी बल्कि हारने वालों में दो सबसे अधिक वोट पाने वाले नेता को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, 2 या 4, मतलब एक की जगह पे जो जीता हुआ है उसकी जगह पे 5 जो लोग जो कंटेस्ट किए और टॉप वोट पाए हैं उनकी कमेटी बनाई जाए। क्योंकि एक जो जीता हुआ है वो 20, 25, 30% वोट पाए हुए हैं, बाकी जो है 3-4 प्रत्याशी वो भी 30-40% लोग वोट पाए हुए हैं, वो उनकी समस्याओं को ज्यादा जानता होगा। तो जब इन 5-6 लोगों की कमेटी होगी तो ये 80-90% को रिप्रेजेंट करेंगे और ये कमेटी तय करेगी कि क्या क्या काम यहाँ होना चाहिए। और जब सबकी राय ली जाएगी तो अगला जो बाकी तीनों में से कोई फिर अगर जीत जाता है अगली बार, तो उसे ऐसा नहीं होगा कि वो नए सिरे से नई योजनाएं शुरू करे, बल्कि वो उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा और इससे एक आंतरिक हार्मोनी भी आएगी। एमएलए निधि के लिए उचित उपयोग करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है जिसके सदस्य ये हो सकते हैं एमएलए, फिर प्रत्याशी जिन्होंने निर्वाचन में 4 और नीचे वाले उनको भी लिया जा सकता है, सभी ब्लॉक प्रमुख को लिया जा सकता है। इसी प्रकार एमपी निधि के लिए जो एमपी जीता है जो 4 हारे हुए ले लें और
उस क्षेत्र के सभी एमएलए और एमएलसी को ले लें। इस प्रकार निधि के उपयोग के लिए बनी समिति लगभग निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। समिति महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा किए जाने वाले कार्य पर निर्णय लेगी। तो ये एक संपूर्णता, और फिर इससे एक पार्टी कोई भी जीते, वो जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि काम सबके इच्छानुसार, सबके जो सब प्रतिनिधि हर जगह क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। क्योंकि ये जो कमेटी है ये संपूर्ण, मतलब वो जो फंड्स आए हुए हैं वो केवल जिसने वोट दिया है या उस एमपी या एमएलए के इंडिविजुअली खर्च करने के लिए नहीं, उस क्षेत्र के लिए है। तो उस क्षेत्र का पूरा रिप्रेजेंटेटिव तो बनाया जाए, रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनाई जाए। अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इनका काम केवल विधायिका का है। विधायिका मतलब नियम बनाने का, ये काम एग्जीक्यूटिव का है। लेकिन इनकी राय लेनी कहाँ कहाँ कौन सा काम होना चाहिए उतने फंड के लिए, तो फिर एक होलिस्टिक कमेटी बनाई जाए। इसलिए जरूरी है कि ये एक इस तरह की कमेटियां बने, ना कि केवल एक आदमी की राय से। और तब ये जो कमीशन खोरी है ये खत्म हो जाएगी। जो भी विधायक और सांसद निधियों से योजनाएं बनेगी उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। 5 साल बाद सब कुछ बदल नहीं जाएगा। तो वो पूरे क्षेत्र वाइज या पूरे देश के हित में काम होगा, सततता कंटिन्यूटी में काम होगा, न कि टुकड़ों टुकड़ों में। व्यक्ति या नेता चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण हो, उसके आवागमन के लिए यातायात को नहीं रोका जाएगा। सुरक्षा आवश्यक है, परंतु आम आदमी की आवश्यकता तथा समस्याएं और अधिक महत्वपूर्ण है। मालिक आम आदमी है और जो भी गुजर रहा है इसके लिए आज रास्ता रोका जा रहा है, सब सेवक हैं। चाहे वो विधायिका के हों, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे न्यायपालिका के हों, सब के सब सेवक हैं। इस बात को जनता को समझना होगा कि मालिक हम हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधान न्यायाधीश हैं या राष्ट्रपति हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी हैं तो वो मालिक हो गए, वह भी सेवक हैं। कोई विधायिका का सेवक है, कोई न्यायपालिका का सेवक है। लोकतंत्र और गणराज्य का मतलब यही है। संविधान समझिए जनता को, इसीलिए हम लोग 6 साल से गांव-गांव, शहर-शहर संविधान को बताने के लिए लगे हुए हैं कि जनता समझे तो कि मालिक है वो। उसके आने जाने से उसके रोक करके कैसे को आने जाने के लागू किया जा सकता है। इसको रोकना होगा, हर हालत में रोकना होगा। हिंदुस्तान, ये बड़ी शर्मनाक बात है, हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां मालिक का रास्ता रोक करके नौकरों को और सेवकों को गुजारा जाता है। परंतु आम आदमी की आवश्यकता तथा समस्याएं और अधिक महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा उसी सीमा तक उपलब्ध कराई जाए जब तक इसका आम आदमी के जीवन पर कोई असर न हो, कोई कुप्रभाव न हो। एक गाड़ी में मान लीजिए खतरा है तो 2 गाड़ी 3 गाड़ी लेके चलिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके चलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100 गाड़ियों का काफिला जा रहा है और 2 घंटे पहले ट्रैफिक रोक दिया जा रहा है। ये हम लोकतंत्र और वो आया ही नहीं, संविधान लागू ही नहीं हुआ। हम लोग रैली या बंद का आयोजन कर जनता तथा बच्चों को असुविधा में डालने में विश्वास नहीं रखते। वो अनाथ बच्चा कह रहा है कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं देश के लिए, जो परिवर्तन लाने जा रहे हैं, उसमें रैली, इतनी रैलियां हुई, इतने लोगों की लाखों लोगों को इकट्ठा करके रैलियां की गई, देश में क्या सकारात्मक परिवर्तन हुआ? जनता को असुविधा में डाल करके, आम जनता को असुविधा में डाल करके, जब रैली होती किसी शहर में तो बच्चे स्कूल से घर नहीं जा पाते हैं, 2-2, 4-4 घंटे बाद बच्चे स्कूल से घर पहुंचते हैं, ट्रैफिक, कितने लोग बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि वैचारिक क्रांति ज्यादा जरूरी है। और वैचारिक क्रांति इस तरह से चर्चा पर चर्चा से, संविधान को जान करके, आंखों को खोल करके, सोचना शुरू करके, उससे आएगा। उसके लिए काम होने की जरूरत है। अतः ऐसी रैलियों का आयोजन नहीं किया जाएगा, केवल सुविधाजनक उपायों के द्वारा जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क किया जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है
औद्योगिक कारणों और जरूरतों के लिए औद्योगिक कारणों और जरूरतों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। देश में पर्याप्त बंजर तथा कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि है, पठार हैं, ऐसे औद्योगिक कारणों के लिए विकास उनको ऐसे जमीनों को औद्योगिक कारणों के लिए विकास व उपयोग किया जाएगा। कृषि भूमि का किसानों की भूमि नहीं ली जाएगी औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए। इसके लिए देश में सफिशिएंट बंजर और पठारी जमीन है। सरकार जब भी किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण करेगी उसे कम से कम बाजार दर के कई गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसका तो बाद में हो गया था परिवर्तन, लेकिन फिर भाजपा सरकार ने कई बार कोशिश किया कि उसको चेंज किया जाए। उसकी इच्छा से, किसान की इच्छा से ही जमीन ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो वह परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छा परिवर्तन था जो भूमि अधिग्रहण कानून में हुआ है। सरकार द्वारा जब भी किसी व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण करेगी उसे बाजार दर से कुछ गुना ज्यादा ही मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी नागरिक को दोहरे संकट में नहीं डाला जाएगा। एक तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी संपत्ति को ले लिया गया और दूसरे उसे मूल्य बाजार दर से कम दिया गया जो पहले होता था। यह उचित नहीं है। व्यक्ति तथा सरकार के बीच अंतर है। सरकारों को यह समझना होगा कि व्यक्ति तथा सरकार के बीच अंतर है। सहन करने की क्षमता व्यक्ति की तुलना में सरकार में कई गुना ज्यादा है। व्यक्ति के संसाधन सीमित हैं जबकि सरकार के असीमित। अतः सरकार को न्याय करना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयालु होना चाहिए। यह राजतंत्र में भी था और लोकतंत्र में तो जनता ही राजा है। यदि सरकार आवासीय परिषद, नगर विकास एजेंसी जैसे किसी एजेंसी को ऐसे देने के लिए भूमि अधिग्रहण करती है तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उसे अंतिम प्रयोगकर्ता को बेचे जाने वाले मूल्य का कम से कम 75% प्राप्त हो। ये सरकार या ये सरकारी एजेंसी फायदा कमाने के लिए नहीं है। अगर किसान से या जिससे आवासीय के लिए लिया जा सकता है लेकिन बहुत ज़रूरी हो, और इंडस्ट्रीज के लिए तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर आवासीय के लिए बहुत मजबूरन लेना है तो जो फाइनली जिस रेट पर ये आवासीय ये आवास विकास वाले या डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले ले रहे हैं, जिस रेट पर यूजर को बेच रहे हैं उसका 75% कम से कम जिससे लिया खरीदा है जमीन उस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि सरकार के पास असीमित चीजें हैं, उस बेचारे के पास असीमित नहीं है। तो सरकार को प्रॉफिट मेकिंग नहीं करना चाहिए, केवल अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ले लेना चाहिए, बस, उससे ज्यादा। देश सक्षम तथा समर्पित व्यक्तियों से भरा पड़ा है, परंतु ऐसे व्यक्ति समाज के सभी क्षेत्रों में बिखरे हैं, जैसे सरकारी या निजी सेवा में, व्यवसाय, व्यापार, कृषि आदि। उनकी सेवाओं की लोकनीति में और अधिक आवश्यकता है। लोकनीति जन जन को गहराई तथा व्यापकता से प्रभावित करती है। अतः समय आ गया है कि अच्छे तथा समर्पित व्यक्ति जिनकी सोच सकारात्मक हो, एकत्रित हों और दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करें। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक प्लेटफॉर्म की भी तलाश की जा सकती है या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है कि सकारात्मक सोच वाले जो अपने को सेवक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में इन सभाओं में ले चले, विधानसभा, लोकसभा इत्यादि में। और अब ऐसे दलों की जरूरत है, ऐसे संस्थाओं की जरूरत है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जरूरत है कि जिसमें ऐसी संस्थाओं की जिसमें आंतरिक लोकतंत्र हो। केंद्रीय इकाई तथा हाईकमान का निर्णय नहीं होना चाहिए या राज्य का नेता कैसा हो यह पहले से घोषित नहीं किया जाना चाहिए। लोग खड़े हों, जो जीते वो जिसको नेता चुन लें वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होना चाहिए। संविधान में तो यही लिखा हुआ है, संविधान सभा भी यही चाहती थी। ये नहीं कि पहले घोषित कर दिया जाए कि बस ये चेहरा है, ये असंवैधानिक।
वास्तव में कोई भी हाईकमान नहीं होना चाहिए। राज्य के एमएलए ही तय करें या केंद्र में एमपी तय करें कि कौन जो जीत के आए हैं कि कौन हमारा लीडर है, और उसी हिसाब से वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। फिर एक और जिस पर हम कई बार कह चुके हैं कि बच्चों को मताधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पवित्र सेगमेंट है वो बच्चों का है, और जब उसकी राय नहीं ली जा रही है, इसीलिए व्यवस्था अभी उतनी पवित्र या उतनी अच्छी नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान देने की है, अगर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक मताधिकार है, तो बच्चे भी उस सार्वभौमिकता में शामिल हैं। लेकिन इस पर मैंने कई बार आपसे चर्चा की है, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं कुछ कह करके केवल इतनी ही बात है कि एज ये धीरे धीरे घटाते जाना चाहिए। जैसे 21 से 18 हुई, तो जिस वजह से 21 से 18 हुई, उसी वजह से इतने सालों के अनुभव के बाद हम बेहतर पा रहे हैं, तो 18 से 15 कर सकते हैं, फिर 15 से 12 कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे घटना चाहिए। और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ, आप खुद भी जानते होंगे कि जब लोकतंत्र शुरू हुआ था तो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटली धीरे धीरे डर डर के सहम के मताधिकार की तरफ बढ़े हैं। पहले महिलाओं को ही वोटिंग राइट नहीं था, फिर केवल साक्षरों को वोटिंग राइट था, निरक्षरों को नहीं था। धीरे धीरे आज आश्चर्य होता है कि क्या कभी ऐसा ही भी रहा होगा। तो ऐसे ही आज से 30-40 साल बाद जब बच्चों को मताधिकार मिल जाएगा 10 साल तक या 8 साल तक, तो आश्चर्य होगा कि क्या कभी ऐसा भी रहा होगा कि बच्चों को मताधिकार नहीं था। तो हमको प्रोग्रेसिव उस दिशा में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यह होना चाहिए। मताधिकार हो बच्चों को देने के क्या फायदे हैं, इस पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, हर तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसलिए इस समय और हम लोग आगे बढ़ते हैं। धर्म या संप्रदाय या ये सब अपने अपनी आस्था की बात है। यह लोक नीति में या व्यवस्थाओं में इसका कोई सरोकार नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। एक और चीज, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, परंतु उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ना होगा तथा किसी भी लोकनीतिक या राजनीतिक दल के साथ जुड़कर नहीं सकते अथवा उनकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि जिन्होंने लोक सेवा में आए हैं, सबकी समदर्शिता, सबके साथ समभाव, किसी समूह में नहीं, यह सब की जब शपथ ली है, तो फिर वह किसी समूह, किसी पार्टी या किसी दल में नहीं जा सकते। वो इंडिपेंडेंट के रूप में चुने, लड़े, अगर भाग ले, लड़ना शब्द नहीं होना चाहिए, भाग लेकर जीत जाते हैं तो जाएं उतने दिन छुट्टी लेकर के, और वहाँ किसी दल के नहीं रहेंगे, सबके लिए काम करेंगे। चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, परंतु उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ना होगा तथा वो किसी भी राजनीतिक दल या लोकनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ सकते अथवा उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते। यदि चुनाव जीतते हैं तो 5 वर्षों के लिए छुट्टी ले सकते हैं तथा उक्त अवधि के लिए लोकसभा विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यदि एक बार वह किसी राजनीतिक दल या लोकनीतिक दल के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके पहले उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना होगा। ये केवल इसलिए ताकि और ज्यादा इनपुट आए, विधानसभा और लोकसभाओं में कुछ सोचने समझने वाले, विचार करने वाले लोग आए। सूचना के अधिकार को उच्चतम सीमा तक बढ़ाया जाएगा। देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, जिससे कि वह इसका उपयोग कर सकें तथा व्यवस्था अधिक संवेदनशील और पारदर्शी हो सके। तो वही सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, संविधान, इसको जन जन तक पहुंचाना होगा, ये मुख्य चीज है। किसी भी वित्तीय संस्था या कंपनी को जनता के पैसों को हड़पने अथवा इसे लेकर भागने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे तथा उसे कठोरता पूर्वक लागू किया जाएगा। इसमें ये खास करके एनबीसीसी नॉन बैंकिंग जो कॉरपोरेशन, बैंकिंग कॉरपोरेशन है, उनके लिए खासतौर से लिखा गया है।
उनके नियम इतने ढीले रखे गए हैं देश में कि इसीलिए वो ऐसा कर सके, नहीं तो कोई भाग नहीं सकता था। जितने भागे हैं वो नियम की ढिलाई की वजह से भागे हैं। एनबीसीसी को पैसे लेने के लिए, और उनको ये कह दिया गया कि ठीक है आप वो फॉरफीट करते रहे। अगर किसी ने 10 साल का एफडी लिया और नहीं बेचारा रिक्शा वाला या ठेले वाला या और 1-2 साल बाद नहीं उसको रिपे कर पाया या वो नहीं जमा कर पाया किस्तें, तो पूरा फॉरफीट कर लेते थे पहले तो जितने ये एनबीसीसी थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि फॉरफीट मतलब आप पूरा का पूरा पैसा विथ इंटरेस्ट इनको वापस करिए। उन्होंने इनडायरेक्ट फॉरफीचर एक तरह से अलाउ ही कर दिया, जो कि एकदम गलत है। जैसे 10 साल का एफडी है तो अब जो पैसा इसने दिया हुआ है वो 10 साल बाद आप वापस करेंगे और बिना इंटरेस्ट वापस करेंगे, तो 10 साल तक उतना जो इसका इंटरेस्ट है वो फॉरफीट हो रहा है और वो बेचारा अपने से उसे इमीडिएट वापस करने का प्रोविजन होना चाहिए। तो इसमें मतलब तमाम सारे फैसले भी आए जो एकदम संवेदनशीलता के साथ नहीं आए। नियम भी असंवेदनशीलता से बनाए गए और फैसले भी असंवेदनशीलता के आधार पर आए, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की दिक्कतें बढ़ती गई। और तमाम सारी सरकारी संस्थाओं ने भी फॉरफीचर के क्लॉजेज एक तरह से इनडायरेक्टली आई। जैसे LIC में 1 साल के अंदर अगर आपने कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया तो तुरंत पैसा वापस नहीं मिलता है। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो कि गरीबों के 10-10 रुपए लेकर के जिसने कितना बड़ा वो सब किया गया, लगभग वो भी फेल हो गया क्योंकि गलत डिसीजंस। वहाँ पे फंड्स इकट्ठा कर लिए, उस फंड को ऐसी कंपनीज में लगा दिया जो जहाँ पर निश्चित था कि मतलब वही मैनेज करके कि वो जिसके प्रोमोटर्स भाग ही जाएंगे और उनमें फंड्स लगा दिए। जबकि अगर मार्केट से केवल खरीदने में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अपने फंड्स को रखती तो कभी इतना लॉस नहीं हो सकता। लेकिन मतलब कहाँ बताएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं और बस सब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं स्वार्थवश हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खोल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनना है। गरीब किसानों तथा मजदूरों को न्यूनतम दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाए। छह महीने अथवा 1 वर्ष की अल्प अवधि के लिए ब्याज रहित कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को, मजदूरों को। ये देखा गया कि जब कर्ज पर राहत सब्सिडी दी जाती, ये बड़ा छोटा बहुत महीन बात है जिसको समझने की जरूरत है कि जब राहत या सब्सिडी दी जाती है तब कर्ज देने वाली एजेंसी उसे हड़प लेती है, क्योंकि उसकी ऐसी धारणा होती है किसान को उस राशि को चुकाना ही करना है। उदाहरण के लिए यदि 100 रुपए कर्ज दे रहे हैं और 25 सब्सिडी, माइक थोड़ा अगर 100 रुपए कर्ज है और 25 सब्सिडी है तो ये 25 रुपया ये जो चाहे वो बैंक से बंट रहा हो चाहे जहां से बंट रहा हो, इस पर सबकी निगाह रहती है। और किसान या मजदूर को जिसको ये 100 रुपया दिया जा रहा है वो कहते हैं तुम्हें वापस तो 75 करना है, ये 25 तो सब्सिडी है। तो ये बंदर बांट आपस में कर लेते हैं कि ये हम लोगों को दो, नहीं तो तुम्हें नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे। तो और उसके बाद फिर उस पर इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट 5 थोड़ा कम होता होगा, मतलब अगर नॉर्मल इंटरेस्ट 12 है तो वहाँ 6%, 5% होगा। इसका सही रूप ये है कि 100 का 100 किसान को दीजिए, सब्सिडी मत दीजिए, इंटरेस्ट फ्री कर दीजिए। तो ये जो कहते हैं कि ये तुम्हें वापस नहीं करना है, ये लॉजिक खत्म। और इस लॉजिक के चक्कर में किसानों मजदूरों को भरमा देते हैं और वो 25 सब्सिडी खा लेते हैं। ऐसा
ये सब्सिडी वाला सिस्टम बंद करके इंटरेस्ट रेट भी कम करना है। एक और चीज बहुत बहुत खतरनाक है, बैंकों को की छोटी, हम लोग 28वें पॉइंट पे भी पहुंचे हैं, करीब 80 से ज्यादा पॉइंट हैं। देखिए आज जितना हो जाता है जो होता है, नहीं फिर किसी अगले प्रोग्राम में किया जाएगा, 6:30 तक हम लोग करेंगे। बैंकों की छोटी बचत राशि करने वालों को पूरा ध्यान रखना होगा। अल्प शेष रखने अथवा निश्चित अवधि में लेन देन नहीं करने का किसी भी प्रकार का प्रभाव, कटौती तथा दंड को समाप्त किया जाए। बैंक की अपनी आमदनी जो होती है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट के गैप से होना है। अगर वह हमारे डिपॉजिट पर 10% दे रहे हैं इंटरेस्ट या 7% दे रहे हैं और वो कहीं और से 12% पे कर्ज दे रहे हैं, तो जो उनका गैप है 5-4%, वह उनकी आमदनी है। हमसे जब हम उनके पास जमा कर रहे हैं और खास करके गरीब लोगों से, तो पता चला कि मिनिमम बैलेंस है नहीं है इसलिए पैसा काटना, पता चला कि आपने इतने ट्रांजैक्शंस किए उसका पैसा, या इतने दिन तक आपके यहाँ कोई लेन देन नहीं हुआ इसलिए, ये क्यों? और ये मैं 30 साल पहले अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस का काट रहे हैं। बच्चों से बैंक में प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों से बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए प्रयोग के लिए, या प्रधानमंत्री जनधन योजना में इतने लोगों को बैंक खाते खुलवाए गए। उसके पहले ये नियम बना, उस समय मैं यही कहता था कि पहले ये नियम तो बना लो कि अब मिनिमम बैलेंस से पैसा नहीं कटेगा। ये सारे एक रिजर्व बैंक का जनरल डायरेक्शन हो जाना चाहिए कि मिनिमम बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, हमारा जितना भी पैसा है आपका काम है यही कि आप उसको मेंटेन करिए। तो ये सब लूट वाली बातें, कितने लोगों के सारे पैसे 1000, 2000, 4000 जो थे वो चले गए। एक तरफ तो खाता खुलवाओ, फिर बैंक उसके बाद जो खाते में पैसा है वो चला जाए। ये क्या तमाशा है? तो कोई बैंक, खास करके नेशनलाइज्ड बैंक, एक पैसा भी किसी का मिनिमम बैलेंस और ये सब कॉन्सेप्ट से नहीं लेगा। ये हमारा वो हीरो संभव, मतलब जो नायक है, वो अपनी डायरी में लिखता है कि हम लोग जो व्यवस्था बनाएंगे उसमें छोटी राशि बचत करने वालों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मिनिमम बैलेंस या कम बैलेंस अथवा निश्चित अवधि में लेन देन नहीं करने कारण कोई प्रभाव, कटौती या दंड को समाप्त किया जाएगा, अब कभी नहीं लगेगा। किसी भी कार्य अथवा परियोजना का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों द्वारा भी मूल्यांकन कराया जाएगा। कोई भी कहीं सर्विस डिपार्टमेंट में है, चाहे सड़क बनाने का हो चाहे सेवा का हो, उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो करेक्टर रोल है, एनुअल करेक्टर रोल है, वो केवल बॉस ही नहीं लिखेगा, जो यूजर हैं वो भी लिखे, तब असली परिवर्तन आएगा। नहीं तो फिर सरकारी नौकर अपने बॉसों की नौकरी करते करते गुजर जाता है। आम आदमी के अपने, हम भारत के लोग को हम नौकर हैं ये कभी महसूस ही नहीं करते, बॉसों की चमचागिरी में समय गुजार देते हैं। तो इसलिए कैरेक्टर रोल अब पब्लिक भी लिखेगी। वर्तमान में देश की व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत और शहरोन्मुख हो गई है, इसलिए गांवों से शहरों की ओर तथा शहरों से मेट्रो की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। इस प्रवृत्ति को बदला जाएगा और केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण का अपेक्षाकृत अधिक संतुलित तंत्र विकसित किया जाएगा, जो संतुलित विकास तथा पलायन के संतुलन में मदद करेगी। बड़े शहरों से छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालयों के विकेंद्रीकरण हेतु अधिक युक्तिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। मत्स्य विभाग है, किसानों से संबंधित डिपार्टमेंट है, इनको शहरों में और दिल्ली में क्यों रख रहे हैं? इनको तो गांव के आसपास होना चाहिए। तो अननेसेसरी हर चीज के लिए शहरों, जहां नहीं जरूरत है जो चीज शहरों में, उसे गांव में होना चाहिए, जो गांव की चीजें हैं।
ये छोटे शहरों तथा गांवों के विकास के लिए ऊर्जा तथा गति प्रदान करेगा तथा ये बड़े शहरों पर पड़ने वाले तनाव और दबाव को भी कम करेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर को अधिक मजबूत और ऊर्जावान बनाया जाएगा। हर जगह उचित प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि कामगारों, किसानों तथा ग्रामीण लघु तथा कृषि उद्योगों में लगे लोगों को अपने श्रम तथा उत्पादों का पूर्ण मूल्य मिल सके। असली चीज ये है कि कोऑपरेटिव्स को इस चीज के लिए भी ट्रेन किया जाएगा कि वो लोगों को उचित मूल्य दिलाने में मदद करें, जितना जागरूकता फैला सकें जिन जिन क्षेत्रों के हुए हैं। यह सहकारी आंदोलन द्वारा आसानी से संभव होगा। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका तथा कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होगी। यदि न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता होगी, मुख्य न्यायाधीश अपने तरीके से इसे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वो किसी भी प्राधिकारी अथवा अभिकरण द्वारा अथवा व्यक्ति को ऐसे सत्यापन के लिए कह सकते हैं, वो सीधे मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करेगा। जब मुख्य न्यायाधीश किसी व्यक्ति अथवा अभिकरण को किसी भी सत्यापन के लिए कह सकते हैं, तब वह व्यक्ति अभिकरण न्यायपालिका के एक अंग के रूप में कार्य करेगा, न कि कार्यपालिका के अंग के रूप में। तो डायरेक्ट जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंटमेंट में रहें। वो कार्यपालिका और विधायिका, इनका रोल जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनती है या नाम रिकमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए कमेटी बनती है, उसको वाइड बेस्ड बनाया जाए। उसमें केवल जजेस ही ना हो, उसमें और समाज के लोग, अलग अलग और रेप्यूटेड संस्थाओं के लोग, वो सोचा जा सकता है, ताकि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग जजेस होते जा रहे हैं, वह परंपरा भी बंद होनी चाहिए। शासन के कार्य को विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सम्यक रूप से बांटा जाएगा। जनप्रतिनिधि प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आज जो मंत्री लोग डिपार्टमेंट के हेड होके बैठे हुए हैं, यह खत्म होना होगा। मंत्री लोग उस विभाग का काम देख सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस ये नहीं होगा। कृषि का कैसे उन्नति हो, इस पे वो विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं संसद में, वो ठीक है। लेकिन वो कृषि की जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो कार्यपालिका का काम है, उसके वो हेड नहीं है। ये चीज खत्म होनी चाहिए। ये जो दोहरी शक्ति ले लेते हैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल जाते हैं, या एक तरह से कार्यपालिका विधायिका का सर्वेंट हो जा रहे हैं। वो जनता के सर्वेंट ना होकर के इनके सर्वेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस इनके हाथ में है। तो वो खत्म होना चाहिए। ये दोनों का सेपरेशन होना चाहिए। विधायिका का काम केवल नियम बनाना, और अधिक से अधिक वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं विधायिका ठीक से काम कर रही कि नहीं, लेकिन वह अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट विधायक एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स को दे सकते हैं, जनता को दे सकते हैं कि तुम ये बात करो, ऐसे करो। लेकिन ना तो वो एग्जीक्यूटिव्स के कलेक्टर रोल लिख सकते हैं, ना उनका ट्रांसफर पोस्टिंग, ना उनकी कार्रवाई। वह पब्लिक सर्विस कमीशन और कार्यपालिका के बीच का काम है, उसमें मंत्री लोगों को वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शुरुआत में 50s में ऐसा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रैब कर लिया। यह खत्म होना चाहिए, एकदम खत्म। चुनाव आयुक्तों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केवल सरकार की अनुशंसा के आधार पर नहीं, वरन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त तथा महालेखा नियंत्रक के सुझावों के आधार पर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो अलग अलग अब तो प्रदेशों के भी सूचना आयुक्त हो गए स्टेट इलेक्शंस के लिए, उनकी भी एक समिति
एक बड़ी, जितनी ही हम ब्रॉडर और बड़ी समितियां बनाएंगे, समस्याएं कम हो जाएंगी और फैसले सही होने लगेंगे। कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव वरीयता के आधार पर बनाए जाएंगे। अगर किसी कनिष्ठ को कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव बनाया जाता है तो विपक्षी नेता, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदन या लोकसभा के अध्यक्ष की भी सहमति प्राप्त करनी होगी। ये नहीं कि वही विधायिका अपने पसंदीदा चेहरे को ही प्रमोट करता जाए, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। यह पाया गया है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दायर करते समय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तथा यह भी पाया गया है कि एफआईआर लिखने वाले व्यक्ति पर्याप्त शिक्षित या दक्ष नहीं होते। जो लिखने वाले कांस्टेबल्स वगैरह हैं वो इतने शिक्षित और दक्ष नहीं होते हैं। इसकी वजह से एफआईआर ठीक से नहीं लिख पाते हैं, या उनके एफआईआर का सही अर्थ नहीं निकलता है, जिससे एफआईआर व्यर्थ हो जाता है। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि एफआईआर दक्ष तथा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा लिखा जाए। ये प्रयास किया जाएगा कि एफआईआर सब इंस्पेक्टर के नीचे के स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं लिखा जाए। अब हमारे यहाँ इतने ज़्यादा पुलिस में इंस्पेक्टर्स और ये सब हो गए हैं, या इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर एक थोड़ा सीनियर लेवल पे जो पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी है वही एफआईआर लिखे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक थाने में या पुलिस स्टेशन में एक कंट्रोल रूम होगा जिसमें एक सब इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे, या एक सब इंस्पेक्टर 10 मिनट के अंदर पहुंच करके वहां पहुंच जाएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा मैंने कई बार कहा कि दूसरे देशों में वीवीआईपीज मुश्किल से 50 या 100 या 150 होते हैं। हमारे यहाँ 5 लाख से ज्यादा वीवीआईपीज हैं। किसी को जेट सुरक्षा, किसी को ये सुरक्षा, किसी को वो सुरक्षा। एक पुलिस फोर्स की बहुत बड़ी परसेंटेज इनकी सेवा में लगी हुई। हम भारत के लोग टैक्स देते हैं, हम भारत के लोगों की सेवा के लिए नियुक्ति होती है, लेकिन सेवा कर रहे हैं इनको। तो बल्कि जनता को चाहिए कि वो इनसे ये शपथ ले कि अब हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे या सुरक्षा पर पैसा नहीं खर्च होने देंगे। ऐसे लोगों को ही वोट दें जो सुरक्षा न लेने का वादा करें। और ये जब 5 लाख से ज्यादा वीवीआईपीज की सुरक्षा पे जो लोग लगे हुए हैं, अगर ये फ्री हो जाएंगे तो सोचिए जनता की सेवा के लिए पुलिस फोर्स आ जाएगी। और एक डीजी पुलिस ने मुझे बताया कि सबसे बड़ा खतरा ये 5 लाख से ज्यादा जो वीवीआईपीज हैं, इनके साथ जो सिक्योरिटी में रहते हैं और इनके साथ जो गनर वगैरह रहते हैं, तो इनके साथ रहते रहते कि कुसंगति का असर ये होता है कि वो भी उसी तरह हो जाते हैं। वो डिसिप्लिन, वह पब्लिक के प्रति कनेक्टेडनेस, वो संवेदना, वह सब नहीं होगी। वो राजनीति के दर्द फंद सीखने लगते हैं। तो इनकी सुरक्षा में जो भी पूरे देश के 10, 15, 20 लाख पुलिस वाले लगे होंगे, वो तो एट ए टाइम लगे हैं, लेकिन इनमें बदलते रहते हैं, तो 2, 4, 4 साल की ड्यूटी लगती है। तो इतने सारे पुलिस वाले इंडक्शन इफेक्टिव नेताओं जैसे हो जाते हैं कि वो मिनी नेता जैसे तैयार हो जाते हैं, मिनी राजनीतिक नेता तैयार हो जाते हैं। तो पुलिस फोर्स का बहुत बड़ा डिटोरिएशन हो रहा है इनकी सिक्योरिटी में लगे लोगों के जाने से और उनके सत्संग या कुसंग से। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस फोर्स अपने प्रमुख कार्य अर्थात कानून और व्यवस्था के रखरखाव को ठीक से रखेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा उनके सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती का प्रयोग मिनिमम होगा, वही 200-400 वीवीआईपीज पूरे कंट्री में, उससे ज्यादा नहीं। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 3 व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन लोकायुक्त द्वारा किया जाएगा। समिति में उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण तथा कुछ अच्छे व्यक्ति शामिल होंगे। कानून तथा व्यवस्था के रखरखाव व अपराध को रोकने के लिए समिति की राय ली जाएगी। बैठक में उपस्थित होने के लिए समिति के सदस्यों को भत्ता भी
प्रदान किया जाएगा। फिर देश के कानून में आज दान, चैरिटी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में संस्थान बहुत लाभ कमा रहे हैं, उठा रहे हैं तथा चैरिटेबल भी कहला रहे हैं। इसको मैंने किसी दिन चर्चा में भी शिक्षा के समय उनकी फंडिंग के लिए भी कहा था कि आज जो गरीबों के लिए, चाहे वो मेडिकल के लिए, मतलब बीमारी के लिए या शिक्षा के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको डोनेशंस नहीं मिल रहे हैं। डोनेशन जा कहाँ रहे हैं? जो बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े 5 स्टार कॉलेजेस हैं, और जो डोनेशन और अदरवाइज ले रहे हैं डोनेशन पर, जो नंबर 2 में डोनेशन ले करके एडमिशन्स कर रहे हैं, उनको फिर एग्जेम्पशंस में मिले हुए हैं इनकम टैक्स के। क्योंकि चैरिटी यानी दान के लिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, निरीहों के लिए काम करे उन्हीं को चैरिटी मिलना है, या सामान्य जन तक ले लीजिए। लेकिन जो अमीरों के लिए काम कर रहा है उसको अगर कोई दान देता है उसको टैक्स में छूट मिलती है। और यह जो डोनेशन से एडमिशन कर रहा है, 5 स्टार होटल चला रहा है, जो अनाप शनाप चार्जेस ले करके और ढेर सारा पैसा हर साल सरप्लस जनरेट कर रहा है, उस पर टैक्स नहीं दे रहा है क्योंकि वो चैरिटेबल है। तो चैरिटी डिफाइन करना होगा जो गरीबों के लिए या आम जो एवरेज आय है उससे नीचे के लोगों के लिए अगर काम कर रहा है तो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो अमीरों के लिए काम कर रहा है उसको भी जो भी मिलता है वो दान कहलाए और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहलाए, ये बहुत ही मतलब गलत चीज है, एकदम कतई नहीं होना चाहिए। इस समय देश में अनेकानेक स्वस्थ, कर्मठ और समर्पित अवकाश प्राप्त लोग हैं। समाज, प्रकृति, देश और पृथ्वी को उनकी योग्यता और शक्ति का लाभ मिलना चाहिए, चाहे गांव का हो या शहर का। प्रत्येक स्कूल के साथ 2 प्रकार के अवकाश प्राप्त लोगों को जुड़ना चाहिए। वे ये निश्चित करेंगे और ध्यान देंगे कि बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं, बच्चे संतुष्ट हैं कि नहीं, अध्यापक नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, और स्कूल की सर्वतोमुखी उन्नति के प्रयास हो रहे हैं कि नहीं। कोशिश ये रहेगी कि एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति अपनी पसंद के स्कूल से जोड़ा जाए। जब तक ऐसा न हो कि 3 से अधिक व्यक्ति एक ही स्कूल का विकल्प न दें, ऐसी स्थिति में लॉटरी से अतिरिक्त लोगों को दूसरे स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक प्रकार के प्रत्येक अवकाश प्राप्त व्यक्ति से सुझाव के तौर पर 5 स्कूलों के नाम की सूची ली जा सकती है। स्कूल आने जाने में जो खर्च होगा उसके लिए उन्हें आतिथ्य राशि दी जाएगी। तो कम से कम 2 लोग, अवकाश प्राप्त लोग हर स्कूल से, गांव के स्कूल से जोड़े जाएं। वो उस स्कूल से पढ़े भी हो सकते हैं, वो उस गांव से कनेक्टेड हो सकते हैं, या अपनी चॉइस से हो सकते हैं, या स्कूल की चॉइस से हो सकते हैं। तो अवकाश प्राप्त लोगों को जोड़ा जाए, टीचर्स वो हर स्कूलों से। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए गांव में या कहीं भी जिससे इस तरह के लोग न जुड़े हैं। अवकाश प्राप्त लोगों का इससे उनका जुड़ाव भी होगा और मतलब दोनों को लाभ होगा, इमोशनल लाभ और वैचारिक लाभ, मटेरियल लाभ की बात कहता हूँ। फिर एक और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसमें सरकारों ने बहुत गड़बड़ी की है। जनरल प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड पर ब्याज की राशि कभी कम नहीं की जाएगी। यह भी देखा गया है कि अनेक ट्रस्ट और सोसाइटी जमा राशि के ब्याज में से अपने सालाना खर्चे और बच्चों को वजीफा देने का खर्च निकालते हैं। सरकार एक ऐसी योजना लाएगी जहां ट्रस्ट और इसी प्रकार की संस्थाएं अपनी परोपकार संबंधी नीति जमा कर सकती हैं, जिन पर कम से कम एक सर्टेन अमाउंट 8%, 10% ब्याज, उससे कम नहीं मिलेगा, और जिससे वे
अपने उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह निभा सकें। तो एक तो जो प्रोविडेंट फंड्स हैं, चाहे जनरल प्रोविडेंट फंड हो या स्टेट प्रोविडेंट फंड हो, जो भी हो, उसमें क्योंकि वो आदमी भविष्य के लिए अपना निवेश कर रहा है, वो बाद में पेंशनर होने जा रहा है, या विधवाएं हैं, या इनकम टैक्स पेज हैं, वो टैक्स छूट के लिए उस समय वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जब उनका काम बंद हो जाए, बिजनेस संन्यास लें, अवकाश लें, तो फिर वो पैसे का इस्तेमाल करें। तो उस पर इंटरेस्ट कम नहीं हो सकता। वो एक जो भी है 8% रखें, 10% रखें, वो सरकार के ऊपर नहीं होना चाहिए कि वो कभी 7% कर दे, कभी 9% कर दे। वो फिक्स होना चाहिए, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तो जनरल प्रोविडेंट और प्रोविडेंट फंड पर ब्याज की राशि कभी कम नहीं की जाएगी। और जो ये जो NGOs हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी, जो उस तरह के जेन्युइन काम करने के लिए चैरिटी कर रही हैं, कभी कभी उनके यहाँ सरप्लस बच जाता है, इस साल नहीं खर्च हो पाया, वो है भी 25%, अगर बच जाता है तो ठीक है, अगले साल जमा कर लीजिए, उस समय खर्च कर दिए। तो ये अगर जमा करना चाहें, या उनका अपना कोई कैपिटल हो जिसके इंटरेस्ट से वो सामाजिक काम, चाहे एजुकेशन का हो या हेल्थ का, करेंगे, तो वो चाहे कैपिटल हो या जमा करना हो, तो उसके लिए एक ऐसा फंड होना चाहिए जहां ये लोग जमा करें। उस पर भी वो जो PPF के लगभग बराबर ही होना चाहिए, उसमें भी कम नहीं हो सकता इंटरेस्ट, क्योंकि वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके पहले चैरिटी को ठीक से डिफाइन होना जरूरी है। फिर और देखिए, बस 1-2 पॉइंट रख करके बात खत्म कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग बहुत आधे तक नहीं पहुंचे हैं। एक प्रोग्राम और, अब जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद एक नई सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें इसको और विस्तार से तब चर्चा करेंगे। तो 1-2 पॉइंट बस देख करके आज का ये हम लोग सुभाष बोस को नमन करते हुए प्रोग्राम समाप्त करेंगे। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर शेडें ट्रेनों की लंबाई की अपेक्षा छोटे होते हैं। छोटे छोटे जो स्टेशन हमारे गांव के आसपास के तमाम स्टेशन ऐसे हैं जिसमें प्लेटफॉर्म, ट्रेन बड़ी रुकती है, प्लेटफॉर्म बड़े लंबे हैं और शेड बहुत छोटे हैं। तो ऐसा देखा गया अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर शेड ट्रेनों की लंबाई की अपेक्षा छोटे होते हैं। इससे यात्री, जिसमें छोटे बच्चे, गर्मी में, धूप में, पानी में, साथ में सामान भी है, किसी सबके पास तो ट्रंक और ये नहीं, झोरा होता है, किसी गठरी होती है, भीग जाता है, और गर्मियों के दिनों में बेइंतहा धूप का सामना करना पड़ता है। तो ये सुनिश्चित की जाएगी, ये देखिए, ये बुलेट ट्रेन और ये सब की बात नहीं, ये लिखा हुआ है उस अनाथ बच्चे की डायरी में कि शेडों की लंबाई, जो प्लेटफॉर्म पे शेड हैं उनकी लंबाई कम से कम इतनी की जाएगी कि जितनी लंबी ट्रेनें उस स्टेशन पे आके रुकती हैं। ये बेसिक चीजें, आगे तो तमाम सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ट्रेनों में कोचों से संबंधित विवरण कोचों के बाहर और भीतर ठीक ढंग से सूचना पट पर होनी चाहिए। यदि किसी कोच पर गलत कोच संख्या या जानकारी नहीं दी गई है या नहीं दी गई है, मतलब गलत जानकारी दी गई है या जानकारी नहीं दी गई है, तो संबंधित कर्मचारी को उचित दंड भी मिलना चाहिए। पूछताछ और घोषणा संबंधी तरीकों को भी सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में जहां लाखों की संख्या में छात्र आते हैं, परीक्षा केंद्रों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे कि प्रतिभागियों को बहुत लंबी यात्रा न करनी पड़े और उनकी असुविधा भी थोड़ी कम हो सके।
इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नकल करने या धोखेबाजी की परीक्षा संपन्न करने में संभावना बिल्कुल नहीं रह जाए। ऐसा देखा जाता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या कहीं किसी ऑफिस के आसपास हो, ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्टैंड के लिए उन्हें ठेका दिया जाता है जो सर्वाधिक बोली लगाते हैं। ऐसे ठेकेदार वाहन खड़े करने वालों के लिए लोगों से शुल्क बढ़ाते जाते हैं। कई जगहों पर तो वाहन खड़े करने का शुल्क 100 रुपये तक पहुंच जाता है। वाहन खड़े करने की सुविधा जनता के लिए होती है। जनता सरकार की आय का साधन नहीं होना चाहिए ये पार्किंग टैक्स या किसी संस्था का। तो जनता सवारियों के लिए रोड टैक्स पहले से ही दे देती है, तो वाहन स्टैंड संबंधी नीलामी का तरीका पूरी तरह से बदला जाएगा। ठेके उन लोगों की बोली पर दिए जाएंगे जो जनता से कम लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। किसी ने बोली लगाई कि हम पर कार या 10 रुपये लेंगे, किसी ने बोली लगाई कि हम 8 रुपये लेंगे, लेकिन सुविधा ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो कम से कम बोली लगाएगा पर कार या पर व्हीकल, पर स्कूटर, उसको दिया जाएगा। तो ठेके उन लोगों की बोली पर दिए जाएंगे जो जनता से कम शुल्क ले और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं या सुरक्षा प्रदान करें। वाहन स्टैंड सरकार की आय का जरिया बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाए। वाहन स्टैंड सरकार की आय का जरिया बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे और हैं, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे इम्तहानों में या तमाम सारे जो एडमिशन टेस्ट वगैरह होते हैं या नौकरियों के लिए इतना ज़्यादा वो फॉर्म भरने के साथ इतना पैसा लेते हैं। कभी इम्तहान होता है, कभी रिक्रूटमेंट होता है, कभी नहीं होता है, कभी इतना सरप्लस जनरेट हो जाता है कि उसको फिर एक तरह से मिल बांट करके बदल बांट होती है। तो इसलिए खर्चा एग्जैक्ट जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया है तो सरकारें उसको कंपनसेट करेगी, लेकिन सरप्लस नहीं जनरेट हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। तो आज बहुत सारे जगहों के इम्तहान का जो एडमिशन टेस्ट कॉलेजेस वगैरह का है, अगर 100 रुपये 500 रुपये है और गरीब बच्चे तमाम सारे देश के उसमें अप्लाई करते हैं, माँ बाप किस तरह से एडमिशन का वो टेस्ट का पैसा दे पाते हैं, उसका ड्रेस्टिक रिडक्शन हो, ऑडिट हो उसका, और कहीं भी उससे अगर सरप्लस जनरेट हो तो अगले साल उसको कम कर दिया जाए ताकि सरप्लस ना जनरेट हो। अगर कहीं शॉर्टफॉल होता है तो सरकारें उसको मीट आउट करें, न कि वो बेचारे गरीब बच्चे। तो ये तो लंबी बात है, 80 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने 50-55 तक पहुँचे हैं, फिर बाकी किसी और दिन चर्चा होगी। इसी के साथ आज हम लोग अपनी चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। फिर एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और कल ज़रूर सुनिएगा, कल सुभाष चंद्र बोस पर ही पूरी चर्चा 1.5 घंटे की होगी और आपको आनंद आएगा। उनके गहरे बिंदुओं पे कैसे कैसे क्या क्या उनकी पर्सनालिटी कैसे बनी, क्या है, क्या वो एक सन्यासी भी हैं, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, वो कहीं गहरे से जुड़े हुए भी हैं, वो क्या हैं, सुभाष क्या हैं, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत गहराई से। तो एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। बहुत लोगों को आज की बातचीत भी पसंद आई। संतोष गुप्ता जी कह रहे हैं एक्सीलेंट, और हरे कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, क्या आप टीचर हैं? और
राम गोपाल तिवारी जी ने लिखा है, वीडियो की एंट्री प्रमुखों द्वारा लिखने का बड़ा कठिन अनुभव है। तो राम गोपाल तिवारी जी, मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो लिखे, वीडियो की एंट्री प्रमुख लिखें, आम जनता लिखे, क्योंकि प्रमुख लिखेंगे तो फिर उनको अपना नौकर मान लें, एक व्यक्ति नहीं। बॉस लिखता है तो ठीक है, हायरार्की में जो बॉस है, जैसे अमेरिका में मैं जब 1 महीने के लिए गया था, तो वहाँ जो एंट्री सिस्टम है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तीनों का 1/3 रोल है। 1/3 वेटेज या 1/3 इम्पोर्टेंस जो बॉस लिखता है 33 नंबर में, वो समझ लीजिए नंबर देगा। जो 33 है, अगर 100 टोटल वेटेज 100 है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो 1/3 बॉस या बॉसेस द्वारा, एक बॉस फिर उनके ऊपर। हिंदुस्तान में एक आदमी के 3-3, 4-4 लेयर बॉसेस होते हैं। इतना मैनेजमेंट का सिस्टम है कि अगर आपने एक ही फाइल को 2 से ज़्यादा लेवल पे सरकाया तो फिर काम नहीं होना है, बस ऐसे ही वो फाइल घूमती रहेगी नीचे से ऊपर। तो पहले तो ये काम होना चाहिए। बॉसेस भी आपके 1 या 2 होना चाहिए, ये मल्टीपल बॉसेस 3-3, 4-4 लेयर, ये हायरार्की खत्म होनी चाहिए। तो 33% तो बॉसेस का हो गया, सुपीरियर्स का। 33% पब्लिक का, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका क्या इंप्रेशन है हमारे, और 33% सबऑर्डिनेट्स का। तो इस तरह से इवेल्युएशन होना चाहिए। तो रामगोपाल जी कह रहे हैं क्या पोथी बनेगी? आज कंप्यूटर का जमाना है, पोथी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ अब आज हम अपनी बात खत्म करते हैं। फिर कल हम लोग सुभाष बोस पर पूरी तरह से, और मंगलवार का 100वां प्रोग्राम गणतंत्र पर, गणतंत्र दिवस पर। और गणतंत्र हम इसीलिए मनाते हैं कि संविधान उस दिन लागू हुआ था, तो संविधान पर। तो नमस्कार, फिर जल्दी मिलते हैं कल। नेताजी को जाने, उनके सपने चर्चा